नमस्कार साथियों, मैं सुबीर आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज 1 जुलाई 1 जुलाई है। बहुत सारे अपडेट आए हैं और जुलाई के महीने से अपडेट्स आने शुरू होने थे और कुछ ऑप्टिमाइजेशंस हो रही हैं, उससे संबंधित जानकारी है। कुछ अनुबिस लैब ने अपने बारे में बताया है और कभी एक दो मैसेज आया हुआ है जिसमें कि बताने की कोशिश की गई है रेलिवेंसी, मतलब आपके प्रोटोकॉल को किस तरीके से रेलिवेंट, मतलब उससे बिटकॉइन के साथ में किस तरीके से ये एक साथ में काम कर रहा है, उससे संबंधित कुछ मैसेज आया हुआ है। तो इन सभी चीज़ों को हम डिकोड करेंगे और कोशिश करेंगे जो मेन इंपॉर्टेंट है जिसमें कि हम लोगों को बात करनी है। कुछ ऑप्टिमाइजेशंस होने वाले हैं, अभी बहुत सारे चेंजेज आएंगे, नए नए चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी। पॉलीगॉन चेन से अब कोशिश की जा रही है कि अनुबिस ब्लॉकचेन पे ध्यान दिया जाए। सबसे पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हड़बड़ाहट में कुछ मत कीजिए, कहीं पे भी किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। पहली चीज़ तो ये है। अब किस तरीके से हम लोगों को एक एक काम को करना है, आगे बढ़ना है, वो धीरे धीरे आप करते जाइए, कहीं भी कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है। हाँ, लेकिन अपने ब्लॉकचेन पे आने पे ज़्यादा फ़ायदा है, ये चीज़ को मान लीजिए आप लोग, क्योंकि बहुत सारे सर्विसेज अब उस पे आएंगे, अनुबिस ब्लॉकचेन पे आएंगे। पॉलीगॉन पे नई चीज़ें अब नहीं आएंगी। तो जब अनुबिस अपना ब्लॉकचेन है तो उस पर स्वाभाविक है, उस पर ही आएगा। तो इन चीज़ों को समझेंगे और फिर हम लोग चार्ट और प्राइस एनालिसिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि लिक्विडिटी की क्या स्थिति है और बाज़ार क्या कह रहा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर दे दूं कि इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को सिर्फ ETF, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, अनुबिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और अवेक प्रोटोकॉल और क्रिप्टो बाजार की जानकारी देता हूं और ये कोई वित्तीय सलाह नहीं है। आप कभी भी निवेश करें तो अपने एपेटाइट, रिस्क एपेटाइट के हिसाब से करें और अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करें किसी एक्सपर्ट के साथ संपर्क करने के बाद। चलिए अपडेट देखते हैं, समझते हैं क्या क्या अपडेट्स आए हैं। तो अनुबिस लैब पे एक अपडेट आया है जिसमें कि ये बताने की कोशिश किया गया है कि रियल इकोसिस्टम कंपटीशन इज नॉट ओनली चेन। अनुबिस चेन के बारे में बताया है कि क्या कर रहे हैं हम लोग और किस तरीके की दिशा में जा रहे हैं, इसको हम कवर कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट अपडेट होता है जो कि आपको पता चलना चाहिए कि आपके इकोसिस्टम में क्या चल रहा है। और मुख्य रूप अनुबिस लैब पे कोई अपडेट नहीं आया है, वही कल वाला जो अपडेट था, चेन एसेट सिक्योरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, वही अपडेट है और उसके अलावा कोई अपडेट नहीं है, नया अपडेट। इंपॉर्टेंट अपडेट कमेंट्री अकाउंट पे आया है। तो कमेंट्री अकाउंट ये ऑफिशियल अकाउंट नहीं है अनुबिस का या ओरिजिन अवेक का, लेकिन ये डाओ द्वारा कमेंट्री अकाउंट है, बनाया गया है, जिसमें कि मोर और लेस सही अपडेट्स आते हैं और वो चीज़ें हम लोगों को समझ में आनी चाहिए, लेकिन इनको भी हम क्रॉस वेरीफाई करें। जब क्रॉस वेरीफाई करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि आप किस तरीके से काम कर सकते हैं। अदरवाइज मतलब अपने टीम के भी लोगों के साथ में आप इसको संपर्क में आइए और उनके साथ भी बातचीत कीजिए, तब निर्णय लीजिए और वेरीफाई ज़रूर कीजिए। इसमें जो अपडेट आया है मुख्य रूप से वो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि एक अपडेट है, ये तो वो है, हाँ ये अपडेट है जिसमें बताया गया है द जजमेंट ऑफ क्या है, डायमेंशंस सेटर सर्वाइवरशिप बायस। हम इसको अपडेट को कवर करेंगे। इसमें बताने की कोशिश की गई है कि कैसे लॉन्ग टर्म में आप पार्टिसिपेट करके फ़ायदा लेंगे। वही चीज़ है जो पुरानी आती हैं। और उसके बाद दूसरा एक अपडेट आया है जो कि बहुत मुख्य अपडेट है, ये है जुलाई रीअलाइनमेंट। तो रीअलाइनमेंट किया जा रहा है, ऑप्टिमाइजेशन किया जा रहा है, जहाँ पे कि कुछ सुविधाएं हम लोगों को जो पॉलीगॉन पे मिलनी थी अब वो हम लोगों को अनुबिस ब्लॉकचेन पे मिलेगा। इसलिए इसमें ये बताया जा रहा है कि आप अनुबिस चेन पे ज़्यादा यूज़ करो उस ब्लॉकचेन को, इसको कवर करेंगे। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये बताया गया है इन सर्च ऑफ सातोशी, मतलब कहीं ना कहीं रेलिवेंसी बताने की कोशिश की जा रही है कि आपका अनुबिस ब्लॉकचेन या आपका प्रोटोकॉल, अवेक प्रोटोकॉल किस तरीके से सिमिलर है थोड़ा बहुत बिटकॉइन के साथ, तो उसके बारे में बताया गया है। और एक लास्ट अपडेट है जिसमें कि ये बताया है, हाँ ये ओवरव्यू है कि 1 जुलाई से क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं आपके इकोसिस्टम में। और आप लोगों को पता ही है कि 7 जुलाई को भी कंसेंसस सबमिट होने वाला है जेजू आइसलैंड पे, तो इस दिशा में काम बहुत एग्रेसिवली अब होने लगा है। और इन सभी चीज़ों का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है कि जो पॉलीगॉन पे स्पेकुलेटिंग एक्टिविटी हो रही थी उसको कम किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे जो लिक्विडिटी है वो ड्रेन आउट हो रहा था उस एक्टिविटी के कारण। तो उसको उस पर नियंत्रण लगाना और जो इसके रियल कंसेंसस बिल्डर्स हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा देना, ये मुख्य उद्देश्य है इस इकोसिस्टम का और ये जो ऑप्टिमाइजेशंस हो रहे हैं उसका। चलिए चलते हैं विश्लेषण पे।
और विश्लेषण पे समझते हैं कि पहला मैसेज जो आया है, जो कि हमारे अनुबिस लैब के हैंडल पे आया है, जिसमें कि अनुबिस लैब ने अपने बारे में बताया है, उसको बताते हैं। कह रहा है कि अनुबिस इकोसिस्टम केवल ब्लॉकचेन नहीं है ये, बल्कि संपूर्ण इकोसिस्टम की प्रतिस्पर्धा, मतलब कंपटीशन को दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से मार्केट में और भी ब्लॉकचेन्स हैं, उससे आप अलग हैं, आपका ब्लॉकचेन अलग है और कंपटीशन में सबसे आगे है ये। अनुबिस का कहना है कि आज वेब3 युग में प्रतिस्पर्धा केवल एक ब्लॉकचेन की दूसरे ब्लॉकचेन से नहीं होती, मतलब सिर्फ एक ब्लॉकचेन तक सीमित रह के आप दूसरे ब्लॉकचेन से कंपटीशन कर रहे हैं, उससे ऊपर उठ के आपका ब्लॉकचेन कुछ काम कर रहा है, बल्कि पूरे इकोसिस्टम की क्षमता से होती है। मतलब कि आपके ब्लॉकचेन में जो इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं उससे आप कॉम्पीट कीजिए, जो कि आज के डेट में अनुबिस के जैसा ब्लॉकचेन के जैसा क्षमता किसी दूसरे ब्लॉकचेन में नहीं है, तो सफलता इसको मिलती है और ये बहुत ज़्यादा कंपटीशन में ऊपर है। सफलता इस बात पे निर्भर करती है कि कई प्लेटफॉर्म अपने प्रोजेक्ट को कितना मजबूत बनाते, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी प्रोजेक्ट जो डिप्लॉय होगा आपके ब्लॉकचेन पे या अलग अलग ब्लॉकचेन पे भी जो प्रोजेक्ट्स डिप्लॉय होते हैं, तो वो प्रोजेक्ट्स कितने सफल हो जाते हैं। तो आपकी जो स्ट्रेंथ है, अगर आप ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ में आएंगे मार्केट में, तो ही आप दूसरे प्रोजेक्ट जो आपके ब्लॉकचेन पे आएंगे उनको सफल बनाने की ताकत होगी, और इस चीज़ को कंपटीशन के रूप में आपको देखना चाहिए। तो सिर्फ आप प्रोजेक्ट आ गया उससे मजबूती नहीं पता चलता है, उसको आप मजबूती तकनीकी कितना आप टेक्निकल सपोर्ट देते हैं, या लिक्विडिटी के मामले में वित्तीय सपोर्ट देते हैं, या विकासात्मक सहयोग प्रदान करते हैं, उसको डेवलप करने में कितना आप स्ट्रेंथ के साथ में उसकी हेल्प करते हैं, इस पर निर्भर करता है कि आप कितने सफल होते हैं और कितनी अच्छी ब्लॉकचेन है आपकी। आज की वास्तविक स्पर्धा क्या है, जो कॉम्पिटिटिव समाचार के अनुसार आधुनिक ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में प्रतिस्पर्धा कई स्तरों पे होती है। जब आप कॉम्पीट करते हैं एक दूसरे के साथ में, तो उनके बहुत सारे स्तर हैं, जैसे ब्लॉकचेन की इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी है, आपकी कैपिटल कैसी है आपके उस पर ब्लॉकचेन पे, लिक्विडिटी कैसी है, प्रोजेक्ट का इंक्यूबेशन आप कितने मजबूती से करते हैं, आप किसी भी प्रोजेक्ट को डेवलप कितने स्ट्रेंथ के साथ करते हैं, रिसोर्स कोऑर्डिनेशन, मतलब जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका आपस में सामंजस्य कितना अच्छा है, और इकोसिस्टम का ग्रोथ कितना अच्छा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों, ये सारे स्तर हैं जिससे कि आप निर्णय ले सकते हैं कि आपका ब्लॉकचेन कितना स्ट्रांग हो रहा है। भूमिका क्या है अनुबिस ब्लॉकचेन की, तो अनुबिस चेन का मुख्य उद्देश्य एक स्केलेबल प्राइवेसी फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करना है। ये आप लोगों को पता है कि ऐसा प्राइवेसी फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि स्केलेबल हो, जो बहुत ऊंचे स्तर पर जा सके, तो इन चीज़ों पे ये प्रदान कर रहा है, उसका उद्देश्य ये है। अर्थ इसका ये है कि सुरक्षित ब्लॉकचेन नेटवर्क तो होना ही चाहिए, वो प्राइवेसी आधारित वित्तीय सेवाएं प्रदान कर सके, ऐसी क्षमताएं होनी चाहिए, और बड़े स्तर पे इसका विस्तार हो, बहुत ग्लोबल लेवल पे, बहुत बड़े स्केल पे इसका विस्तार हो। ये तभी संभव हो सकता है जब आपकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होगी। और भविष्य के वेब3 अनुप्रयोगों के लिए आधारभूत संरचना, तो वेब3 पर काम करने वाले जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए आप सही इंफ्रास्ट्रक्चर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, तो वो दे रहा है आपका इकोसिस्टम, आपका ब्लॉकचेन। तो इस चीज़ों को बताया गया है। भूमिका के रूप में आप लोगों को पहले ही बता दिया गया, लिक्विडिटी, कैपिटल और इकोसिस्टम एम्प्लीफिकेशन, मतलब कि आपका इकोसिस्टम कितने अच्छे प्रोजेक्ट को व्यापक इकोसिस्टम और उपयोगकर्ता तक पहुंचा पाता है। तो ये सारी चीज़ें निर्भर करती हैं कि आपका ब्लॉकचेन कितना स्ट्रेंथ के साथ में मार्केट में आया हुआ है। उसी चीज़ को इस मैसेज के थ्रू बताने की कोशिश की गई है। आगे चलते हैं हम लोग दूसरे अपडेट की तरफ, जहाँ पे बताया गया है कि सोच की असली परीक्षा, ये वाला अपडेट की बात कर रहा हूँ मैं, जो हब पे आया हुआ है। दिस इज द अपडेट, द जजमेंट ऑफ डायमेंशंस, इसकी बात कर रहा हूँ। तो इसमें बताने की कोशिश कर रहा है कि सोच की असली परीक्षा केवल अडिग विश्वास और दीर्घकालिक सफलता का मार्ग बताता है। मतलब यहाँ पे ये एम्फेसाइज कर रहा है, जोर दे रहा है फिर से उस बात को समझाने के लिए कि आप लंबे समय तक सिस्टम के साथ बनिए, आपको फ़ायदा होगा, शॉर्ट टर्म में आपको फ़ायदा नहीं होता है। तो मुख्य संदेश ये है कि किसी भी बड़े अवसर का लाभ केवल उसे पहचानने से नहीं मिलता, बल्कि लंबे समय तक उस पर टिके रहने से मिलता है। तो आप सिर्फ आपको आ गया, आपके पास अपॉर्चुनिटी आ गई है, तो आप उससे सफल नहीं हो जाएंगे, बल्कि उस अपॉर्चुनिटी को पहचान के उस इकोसिस्टम में लंबे समय तक आप बने रहते हैं, तब आपको फ़ायदा होता है। इसमें बताया गया है कि क्रिप्टो इतिहास में सबसे बड़ी चुनौती केवल निवेश करना नहीं है, मतलब ये एक चैलेंज नहीं है कि आपने सिर्फ निवेश कर दिया, बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना
सही होगा। आप कितना पेशेंस के साथ में इकोसिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, ये तो पुराना हिस्ट्री आप देखिए, बड़े अलग अलग ब्लॉकचेन की हिस्ट्री देखिए, आप अलग अलग बिटकॉइन की हिस्ट्री देखिए, इथेरियम की देखिए, सोल की देखिए, तो हर एक क्रिप्टो करेंसी या हर एक प्रोजेक्ट के साथ में ये चैलेंजेस आते हैं और ये नेचर है उसका, उसी चीज़ को बता रहा है। इतिहास से सीख लेने को बता रहा है कि अगर 2010 में मेरे पास बिटकॉइन होता, मान लीजिए किसी के पास भी 2010 में बिटकॉइन होता, तो वो आज व्यक्ति तो बहुत अमीर होते, लेकिन क्या वो बिटकॉइन खरीद तो लिया उन्होंने, अपॉर्चुनिटी तो मिल गई, लेकिन क्या उसको होल्ड करने की कैपेसिटी रही उनके पास? क्योंकि उस दरमियान में उनको बहुत सारे चीज़ें उतार चढ़ाव देखने में आया होगा, बहुत नॉइज़ आए होंगे, बहुत लोगों ने अलग अलग बातें की होंगी कि ये बर्बाद हो गया, ये कुछ ऐसी चीज़ है जो कि हवा में है, तो बहुत सारी चीज़ें फेस की होंगी लोगों ने। बट उस चीज़ों को भी नज़रअंदाज करके जिन लोगों ने अपने आप को स्ट्रेंथ के साथ बिलीव रखा उस पर, तो वो आज अमीर हैं, उनके पास में वेल्थ क्रिएट हो चुका है। तो इसमें समझ क्या आता है कि आपको धैर्य के साथ, मतलब कन्विक्शन के साथ आप अगर टिके रहेंगे तो आप संपत्ति, मतलब जो वेल्थ है और अंडरस्टैंडिंग का गहरा संबंध है, उसी चीज़ को बता रहा है कि कभी भी यदि किसी निवेश को, अब किसी परियोजना के मूल तकनीक और उद्देश्य की समझ नहीं होती, तो बाजार में उतार चढ़ाव आने पर उसके निर्णय भावनाओं से प्रभावित हो सकते हैं। मतलब जो हमारे इमोशंस है उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, और हमारे इमोशंस को इफेक्ट क्या करता है, जो मार्केट का नॉइज होता है या प्राइस ड्रॉ डाउन हम लोगों को दिखता है, या इनफैक्ट प्राइस अप भी होता है तो भी हम होल्ड नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा गेन हुआ नहीं कि हम बेच देते हैं, तो उसमें आपका वेल्थ क्रिएट नहीं हो पाता है। वेल्थ तो क्रिएट तब होता है जब आप लंबे समय के लिए आप इकोसिस्टम में बने रहें। 10 साल 15 साल के विजन की बात कर रहा है ये। तो इस परियोजना का संदेश है कि पहले तकनीक और परियोजना को समझें, पहले आप टेक्नोलॉजी क्या है उसको समझिए, और जो इसके इकोसिस्टम में परियोजनाएं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, उसको सही तरीके से समझने की आवश्यकता है, और तब आप पार्टिसिपेट कीजिए लंबे अवधि का माइंडसेट रखने के बाद। केवल शॉर्ट टर्म में आप आएंगे और अपना निर्णय ले लेंगे कि थोड़ा प्रॉफिट हुआ बेच के निकल गए बाहर। अभी कर रहे हैं ना लोग, बेच रहे हैं। कौन बेच रहे हैं? जिनके पास की थोड़ा धन इकट्ठा हो गया, थोड़ा टोकन इकट्ठा हो गया, वो बेच रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आ रहा है ना, क्योंकि ट्रस्ट नहीं है, वो टेक्नोलॉजी को समझे नहीं है, वो स्पेकुलेशन करने के लिए आए हैं। तो उसी चीज़ को ये बता रहा है। दो प्रकार की सोच पहले भी हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कि शॉर्ट टर्म का जो ट्रेडर्स होते हैं वो तो प्राइस देखकर और घबराहट में बेचते हैं, या फिर रिटेल इन्वेस्टर भी इन्हीं चीज़ों को देखते हैं। बट जो लंबे अवधि के लिए पार्टिसिपेट करते हैं उनको इकोसिस्टम पे विश्वास होता है, वो टेक्नोलॉजी को समझते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट को देखते हैं, और तब फंडामेंटली जब उनको लगता है कि आपका इकोसिस्टम मजबूत है, तब आप पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस चीज़ को इस मैसेज के द्वारा बताया गया है। आगे चलते हैं। ओरिजिन का इसमें क्या है कि अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, जिसमें कि बहुत सारे लोग अभी इसी के पीछे पड़े हुए हैं कि क्या है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं, इसमें समय दिया जा रहा है आप लोगों को, और इस चीज़ को स्थिर से समझिए। जून महीने में मार्केट की अस्थिरता के दौरान कमजोर निवेशकों, जो वीक हैंड्स थे, देखिए वीक हैंड और डायमंड हैंड्स, इसको दो चीज़ों को बताया गया है। तो वीक हैंड ऐसे लोग हैं जो कि आते हैं, ट्रेड करते हैं, थोड़ा नुकसान प्रॉफिट जो भी हुआ वो करके बाहर निकलते हैं। तो ऐसी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हुई है जून के महीने में, जो हम लोगों को डेटा के रूप में दिख रहा है। तो वो वीक हैंड्स जो थे वो बहुत बड़ी सेलिंग हो चुकी है, तो वो लोग बाहर हो चुके हैं, ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग बाहर हो चुके हैं, उन लोगों ने अपने टोकन्स को बेच दिया है। अब जुलाई को ओरिजिन इकोसिस्टम के लिए सबसे महत्वपूर्ण चरण बताया गया है। तो पहले भी बताया जा रहा है ना कि जुलाई से जो अगली छमाही आएगी तो इसमें बहुत सारी चीज़ें इंप्लीमेंट होंगी, बहुत सारी ऑप्टिमाइजेशंस होंगी, और इकोसिस्टम अपने आप को जो इटर्नल स्टेज है उस ओर ले जाने के लिए कार्यरत हो चुका है। तो अब टीम के अनुसार पूरा इकोसिस्टम अनुविश चेन पर केंद्रित होकर, जब तक ये अनुविश चेन पर फोकस्ड नहीं होगा तब ये इटर्नल स्टेज के ऊपर नहीं जा सकता है। इसीलिए अब ज़्यादा फोकस अनुविश चेन पे है। फोकस ज़्यादा अनुविश चेन पे होने का मतलब ये नहीं है कि पॉलीगॉन चेन पे नहीं रहेगा, पॉलीगॉन चेन पे भी रहेगा इसका प्रेजेंस, बट आगे आने वाले समय में जो भी सुविधाएं या प्रोडक्ट लॉन्च होंगे या जो भी फीचर्स लॉन्च होंगे वो अनुविश चेन पे ज़्यादा होगा, क्योंकि फोकस अनुविश चेन पे है। उसको डिजाइन ही इसलिए किया गया है। क्या होगा?
क्या क्या चीजें हैं, मुख्य बिंदु को समझिए। बर्न बॉन्ड, जो बर्न बॉन्ड आ गया, अब आप लोगों को यह भी समझना होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको कि बर्न बॉन्ड से भी कोई मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि उनके वो यूज नहीं कर रहे होंगे उसको। बट ऐसे लोग जो कि बर्न बॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं, वो कौन लोग हैं? जिनके पास कि बहुत ज़्यादा इंसेंटिव आ रहा है, या उनके पास इतनी पर्याप्त मात्रा में टोकन्स होते हैं जिसको कि बर्न बॉन्ड में पार्टिसिपेट करने के बाद वो फर्दर दूसरा बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये हर एक लोग नहीं, लेकिन जो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं बर्न बॉन्ड में, उनके लिए ये मैसेज है कि अब केवल अनुविश चेन पर, मतलब बर्न बॉन्ड की जो फैसिलिटी होगी, जो उसमें से जो फायदा आपको मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ अनुविश चेन पर आने वाले समय में मिलेगा। वो पॉलीगॉन पे भी स्टार्ट किया गया था, तो पॉलीगॉन चेन पे भी किया गया था, बट आगे पॉलीगॉन चेन से हटा दिया जाएगा, उसको पॉलीगॉन चेन पे नहीं रखा जाएगा, क्योंकि केंद्रित अब सब फोकस जो है अनुविश चेन पे कर रहा है। तो जो भी अच्छे अच्छे फीचर्स आएंगे वो तो अनुविश पे देगा। क्यों देगा पॉलीगॉन पे? पॉलीगॉन पे जितनी चीज़ें थी उतनी रहेंगी, फर्दर डेवलपमेंट वहाँ नहीं होगा, फर्दर डेवलपमेंट अनुविश पे होगा, इसलिए ये किया गया है। सो 1 जुलाई से बर्न बॉन्ड केवल अनुविश चेन पर उपलब्ध होंगे। पॉलीगॉन और अनुविश दोनों पर चल रही व्यवस्था अब समाप्त की जाएगी। तो ये जब स्टार्ट किया गया था बर्न बॉन्ड पिछले कुछ दिनों में, 2-4-5 दिनों पहले, तो पॉलीगॉन पे भी किया गया था और अनुविश पे भी किया गया था। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, पॉलीगॉन पे नहीं है तो नहीं है, वैसे भी तो हमें अब अनुविश ब्लॉकचेन पे ही जाना है, और जा रहे हैं लोग धीरे धीरे। और भविष्य की सभी बर्न बॉन्ड गतिविधियां केवल अनुविश चेन पे होंगी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि अनुविश पे ही होगी, ध्यान वहीं पे केंद्रित होगा। इसका उद्देश्य, पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि इकोसिस्टम की लिक्विडिटी को एक ही चेन पर केंद्रित करना। तो अभी जो लिक्विडिटी पॉलीगॉन पे भी है और अनुविश पे भी है, तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत क्या आ रही है इकोसिस्टम को? दिक्कत ये आ रही है कि पॉलीगॉन चेन पे ट्रेडिंग एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे स्पेकुलेटिंग एक्टिविटी है, तो वहाँ पे लिक्विडिटी ड्रेन आउट होता है। तो अब फोकस किया जा रहा है कि अनुविश चेन पे हम लोग ज़्यादा केंद्रित कर रहे हैं अपने लिक्विडिटी को, इसलिए क्योंकि आप देखिए पॉलीगॉन चेन पे भी आप पार्टिसिपेट कर रहे थे, और डाई जब जब आप सिस्टम में डालते हैं तो वो लिक्विडिटी बनती है, और वो लिक्विडिटी स्पेकुलेटर्स निकाल लेते हैं। तो ये ठीक बात तो नहीं है इकोसिस्टम के लिए, इसलिए इस काम को किया गया है। तो इकोसिस्टम की लिक्विडिटी को सुरक्षित करना है, इसलिए ये काम। मार्केट में मौजूद LGNS सप्लाई को बर्न बॉन्ड के माध्यम से कम करना है। तो जो भी फीचर्स अभी आपको अनुविश ब्लॉकचेन पे आएगा, तो उसमें ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आएंगे जिसमें कि आपका जो सप्लाई है LGNS का, उसको कम किया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा, जिससे कि डिफ्लेशनरी मॉडल को मजबूती मिलेगी, जिससे कि आपका जो LGNS का मूल्य है वो स्थिर हो जाएगा, ये गिरेगा नहीं। पॉलीगॉन से अनुविश ब्रिज धीरे धीरे बंद होगा। अब इस बात को बहुत आराम से समझिए कि पॉलीगॉन पे जब आप क्लिक करते हैं, जब आप जाते हैं, मैं दिखाता हूं आप लोगों को, इसको समझिए। जब आप पॉलीगॉन चेन पे हैं, तो पॉलीगॉन चेन पे हम लोगों को क्या दिखता है? ये जो वर्ड यूज किया गया है अनुविश ब्रिज, तो आप देखिए, एक तो आप लोगों को LGNS ब्रिज दिख रहा है, और दूसरा है अनुविश ब्रिज, जो कि ट्रेड सेक्शन में दूसरे नंबर पे आता है। तो LGNS ब्रिज पे जब आप क्लिक करते हैं तो क्या आता है? आपको ये सुविधा मिलती है कि आप पॉलीगॉन के जो LGNS हैं उसको कन्वर्ट कर सकते हैं अनुविश के LGNS पे बिना किसी कटौती के। अब होता क्या है, यहाँ पे आर्बिट्राज के चक्कर में बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। क्या कर रहे थे? अभी अब देखिए यहाँ पे अभी ब्रिज टू अनुविश, ये वाला जो फीचर है ये डिसेबल हो गया है। मतलब कि आपके पास में जो भी LGNS है, मान लीजिए कि आपने नॉर्मल स्टेकिंग में पॉलीगॉन में कुछ LGNS रखे हुए हैं, पहले क्या होता था, उसको लोग अनस्टेक करते थे और यहाँ से इस ब्रिज का इस्तेमाल करके अनुविश में कन्वर्ट कर लेते थे, और वहाँ पे जो भी मर्जी उनको करते थे, या तो वो P2P में बेचते थे या जो भी मर्जी उनकी करते थे। तो ये चीज़ को हो सकता है रोक दे, और अभी मेरे को इनेबल नहीं, मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ कि ये क्या हो रहा है। रिफ्रेश करता हूँ, तो रिफ्रेश करने के बाद हाँ देखिए ये डिसेबल हो जा रहा है। इसका मतलब कि यहाँ से ये सुविधा हटा दी गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने LGNS को अनुविश पे नहीं ले जा सकते हैं। दो तरीका है, समझिएगा कैसे कर सकते हैं। अच्छा, एक दूसरी चीज़ और बता देता हूँ। यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन है जो अनुविश ब्रिज लिखा है, इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको डाई, जो पॉलीगॉन का डाई है, उसको आप अनुविश डाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसी सुविधा है ब्रिज के माध्यम से। तो दो ब्रिज हो गया आप लोगों को। एक ब्रिज का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है LGNS ब्रिज,
LGNS ब्रिज के थ्रू हम लोग क्या करते थे कि LGNS को, पॉलीगॉन के LGNS को ले जाते थे अनुबिस के LGNS पे, और अनुबिस ब्रिज पे हम क्या करते थे कि अनुबिस पे मान लीजिए डाई है हमारा, तो उसको हम कन्वर्ट करके अनुबिस के डाई पे ले जाते थे। तो ये दो चीज़ है, मतलब अनुबिस ब्रिज का उपयोग करके आप पॉलीगॉन डाई को अनुबिस डाई पे ले जाते थे। ये दोनों चीज़ स्पष्ट हो गई आप लोगों को। जब ये स्पष्ट हो गई तो पहली चीज़ तो आपको ये है कि आपके पास में जो पॉलीगॉन का LGNS है, उस पॉलीगॉन के LGNS को जैसे आप पहले कन्वर्ट करते थे और अनुबिस पे चले जाते थे LGNS लेकर, अब डायरेक्टली उसको नहीं ले जाएंगे, वहाँ पे आपको रोक लगेगा। अब क्या कर सकते हैं, जिनको जाना है वो क्या कर सकते हैं कि पॉलीगॉन पे जो भी आपका LGNS है, या तो उस LGNS को आप कन्वर्ट कर लीजिए डाई में, और उसके बाद अपने जो डाई, जो कि आपका पॉलीगॉन का डाई होगा, उसको ले जाइए आप अनुबिस पे डाई बना के, और वहाँ पे आप फिर से परचेस कर लीजिए अपना LGNS अनुबिस का। तो ये माध्यम एक है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। हाँ, सिर्फ एक चीज़ ये हो रहा है कि अब जो आपका LGNS पॉलीगॉन पे है, उसको जब आप डाई में कन्वर्ट करते हैं तो 5% का सेल टैक्स लगता है, वो आपको बेयर करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि यदि आपके पास पॉलीगॉन पे जो LGNS है, तो उस LGNS को आप ले जाना चाहते हैं अनुबिस पे, तो एक माध्यम ये है कि आप मिंट में जाएंगे, और मिंट में 360 डेज वाला लॉन्ग टर्म स्टेकिंग है या 600 डेज वाला स्टेकिंग है। तो इन दोनों चीज में आप उस LGNS से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। LGNS टू LGNS डायरेक्ट चला जाएगा आपका। यहां पे मान लीजिए पार्टिसिपेट जब मैंने किया तो देखिए आपको यहां दिया हुआ है ऑप्शन, अभी यहां पे आपको दिख रहा है, हालांकि यहां पे अप्रूव डाई से पार्टिसिपेट करने का दिखा रहा है, इसको डिसेबल किया है। तो ऐसा अगर डिसेबल हो जाता है, मान लीजिए इसको एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि 360 डेज में पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं दे रहा है अगर आपको, तो आपके पास में सिर्फ एक चारा रह जाएगा, जहां पे कि आप लोग, एक मिनट इसको मैक्स करते हैं रिफ्रेश करके, हाँ एनेबल्ड है। अगर हो जाता है तो आप कर सकते हैं अपने LGNS को डायरेक्टली 360 डेज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो अनुबिस ब्रिज पे क्रॉस हो सकता है, और आप चेक कर लीजिएगा पहले इसको। अगर नहीं होगा तो सिर्फ आपके पास में एक चारा ही रह जाएगा, फेल टू फेच लॉन्ग स्टेकिंग डाटा। तो हो सकता है कुछ चेंजेस ऑप्टिमाइजेशंस हो रहे हैं, अगर एनेबल करेगा तो आप कर पाएंगे, नहीं एनेबल्ड होगा तो आपको सिर्फ एक चारा रहेगा कि आप अपने पॉलीगॉन के LGNS को कन्वर्ट करें डाई में, और उसके बाद ले जाएं आप अनुबिस ब्लॉकचेन पे, और अनुबिस ब्लॉकचेन पे जैसे ही आपका डाई आ जाता है तो उस डाई से आप पॉलीगॉन परचेस कर लें, और उसके बाद जो करना है आप कीजिए उसको। तो ये चीज़ें हैं, तो इसको आप वेरीफाई कीजिए, जब एनेबल रहता है तब पार्टिसिपेट कीजिए, और कभी भी किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन कीजिए, और उसकी जानकारी अगर नहीं है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो छोटे वाली से एक टोकन से कर लीजिए। उसके बाद आप जब वो एग्जीक्यूट हो जाता है आपका ट्रांजैक्शन, तब आप ज़्यादा वैल्यू के ट्रांजैक्शन को कीजिए, ये ध्यान में रखिएगा। अब क्या है कि अर्थ में इसका मतलब क्या है कि उद्देश्य है इकोसिस्टम को एक मुख्य नेटवर्क अनुबिस चेन पे ले जाना है, ठीक है। तो भविष्य में अधिकांश गतिविधियां अनुबिस चेन पर होंगी, तो इसलिए आप लोगों के पास में भी जो भाई आप लोगों के पास में एसेट्स हैं, फ्री एसेट्स जो कि LGNS है आपका पॉलीगॉन पे, उसको आप धीरे धीरे ग्रेजुअली वहाँ पे लेके चले जाइए। माध्यम जो भी आपको अवेलेबल है उसके माध्यम से आप जा सकते हैं, या तो आप उसको डाई बनाइए और फिर वहाँ पे अनुबिस पे कन्वर्ट करके LGNS बना लीजिए, या आप लॉन्ग टर्म में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप 360 डेज में या 600 डेज का तो एनेबल था, वहाँ पार्टिसिपेट करके अपने LGNS को ले जा सकते हैं। पॉलीगॉन बर्न बॉन्ड समाप्त होंगे, तो पॉलीगॉन पे जो बर्न बॉन्ड की वो फैसिलिटी थी वो बंद हो जाएगी, और धीरे धीरे बंद हो जाएगा, और वहाँ पे आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर बर्न बॉन्ड का इस्तेमाल वो लोग कर रहे थे जिनको रिवार्ड के रूप में बहुत ज़्यादा LGNS मिल रहा था, क्योंकि रिवार्ड लेते थे वो, और रिवार्ड को टर्बो में भेजते थे और वहाँ से बर्न बॉन्ड कर लेते थे। तो ये सुविधा भी अब समाप्त होगी, जिस तरीके से पहले आप करते थे उस तरीके से करेंगे, लेकिन इसमें बर्न का कुछ आपको एक दो चीज़ बता दूंगा मैं आप लोगों को कि क्या हो सकता है। जैसे आप लोग मिंट करते हैं एनर्जी गेन करने के लिए, तो संभवतः मुझे ऐसा दिख रहा है कि आने वाले समय में जो आपका अनुबिस ब्लॉकचेन है वहाँ पे भी आपको बर्न करके एनर्जी गेन करने की सुविधा मिल जाएगी, ताकि बर्निंग की एक्टिविटी मेंटेन रहे आप लोगों को। ट्रांजैक्शन धीरे धीरे घटेगा, तो क्या कह रहा है कि हाई टैक्स, अच्छा ट्रांजैक्शन टैक्स के बारे में बताया है। तो अनुबिस ब्लॉकचेन पे क्या हो रहा था, अनुबिस ब्लॉकचेन पे टैक्स का जो नंबर दिया गया था डायनेमिक, जो कि 5% से 40% बताया गया था, वो इसलिए किया गया था कि प्राइस पे नियंत्रण नहीं है इस प्रोटोकॉल का, क्योंकि कोई ऑनर नहीं है ना,
तो प्राइस तो डिपेंड करता है इकोसिस्टम के ऊपर, कम्युनिटी के ऊपर, तो प्राइस पर लगाम नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन उद्देश्य ये है इस इकोसिस्टम का सॉरी, कि पॉलीगॉन पे और अनुबिस ब्लॉकचेन पे जब भी आप मान लीजिए पॉलीगॉन पे 100 टोकन को आप कन्वर्ट करते हैं डाई में और 100 ही टोकन को आप अनुबिस ब्लॉकचेन पे कन्वर्ट करते हैं डाई में, तो मुख्य रूप से आपको जो वैल्यू मिलता है वो नेट वैल्यू आपको बराबर मिलना चाहिए। इसीलिए अनुबिस ब्लॉकचेन पे वो टैक्स वाला सिस्टम लगाया गया था और वो डायनेमिक था, वो प्राइस के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है सो दैट कि किसी भी यूजर को आर्बिट्राज करने से रोका जाए, इसलिए वो लगाया गया था। अब चूंकि सारा फोकस अनुबिस ब्लॉकचेन पे रहेगा तो क्या होगा ये जो आपका टैक्स वाला नंबर है ना, ये हर दिन के अनुपात मतलब लगभग 1-2% का डेली कम किया जाएगा, क्योंकि सिस्टम को पता है कि धीरे धीरे करते हुए इसको कम करके और 5% जैसे पॉलीगॉन पे था वैसे लाके स्थिर कर दिया जाएगा, क्योंकि तब तक आप लोगों के जो भी पॉलीगॉन पे लोग हैं वो धीरे धीरे प्राइस या अपना कैपिटल अनुबिस पे शिफ्ट कर लेंगे और आपका प्राइस जो है दोनों में समीकरण बन जाएगा, दोनों में सामंजस्य इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाएंगे, साम्य बिंदु पे आ जाएगा। तो इसलिए ये चीज़ को किया जा रहा है और ये अच्छी खबर है कि अनुबिस ब्लॉकचेन पे जितने भी लोग यूज़ करते हैं तो उनको एक भय बना हुआ रहता था ना कि अरे यार सेल टैक्स ज़्यादा लगता था, उसको कम कर दिया जाएगा ताकि लोग ज़्यादा ईजिली आराम से अनुबिस ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कर सकें। बर्न बॉन्ड कन्वर्जन विंडो, अब टीम ने बताया है कि मार्केट कमीशन को जो भी कमीशन मार्केट कमीशन जिनको भी मिल रहा है वो सीधे बर्न बॉन्ड में बदलने वाला 1 क्लिक विकल्प अब 3 दिन के लिए उपलब्ध रहेगा। मतलब जिनको भी रिवार्ड मिल रहा है, जो भी कमीशंस मिल रहे हैं, उसको आप जब कन्वर्ट करते थे टर्बो में, इसका मतलब यही है, इसको वेरीफाई करके देखने की भी आवश्यकता है। आप लोग देख लीजिएगा जिन लोगों को डाउ रिवार्ड मिल रहा है या स्पाइडर रिवार्ड मिल रहा है, उन लोगों के लिए ये है कि आप जब कन्वर्ट करते हो, जब उसको टर्बो में ले जाते हैं तो टर्बो में आपके पास 2 ऑप्शन अभी दिख रहा है, एक सिलियंस वाला ऑप्शन जो कि पहले था और एक दूसरा बर्न एंड बॉन्ड। तो बर्न बॉन्ड वाला शायद ऑप्शन 3 दिन के बाद में हटा दिया जाएगा और आप लोगों को जैसे पहले करते थे उसी तरीके से करना होगा, एनर्जी लेना है और उसके बाद में आप जिस तरीके से करते थे वो करेंगे। और इसके लिए बताया गया है 3 दिन का टाइम भी दिया गया है। तो जो लोग एक्सपर्ट्स हैं, जो लोग सीनियर लेवल पे हैं, जिनको ज़्यादा रिवार्ड आता है, वो ऑटोमेटिकली इसको वेरीफाई कर लेंगे और कर लेंगे। जुलाई में और बड़े अपडेट्स आने वाले हैं। जुलाई में 7 तारीख को जो मीटिंग होने वाली है उसके बाद बहुत सारे और अपडेट्स आएंगे, ऑप्टिमाइजेशंस आएंगे जो कि आपके इकोसिस्टम को मजबूती प्रदान करेगा। उसमें से क्या क्या चीज़ हो सकते हैं, तो इकोसिस्टम का एक्सपेंशन कैसे करना है उसकी बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहे हैं उसको और बड़े लेवल पे ले जाना होगा। डिफ्लेशन मैकेनिज्म, डिफ्लेशन मतलब आपकी जो प्राइस है एलजीएनएस का उसको स्थिर रखना या उसको ऊपर की ओर ले जाने के ऊपर मैकेनिज्म काम किया जाएगा। मल्टी चेन इंटीग्रेशन, तो अलग अलग चेन के ब्लॉकचेन के साथ में इंटीग्रेशंस होंगी और स्ट्रेटेजिक रिलीजेस होंगे और नए नए जो भी स्ट्रेटेजी जो रणनीतियाँ बनेंगी वो आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो इस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कि लेकर आप लोग परेशान होने की स्थिति नहीं है। अपने टीम के साथ, अपने जो मेंटोर्स हैं, जो आपके एक्टिव अपलाइंस हैं, उनके साथ मिलिए, उनके साथ बात कीजिए और छोटे टोकन से ट्रांजैक्शन पहले कीजिए और उसके बाद फिर बड़े टोकन को ट्रांजैक्ट कीजिए। सुविधाएं हर कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि आपका एसेट लॉस होगा, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। हाँ, बट एम्फेसाइज फोकस अभी ये किया जा रहा है कि आप सभी लोग अनुबिस ब्लॉकचेन पे चले जाइए। एक चीज़ और भी ध्यान रखिए कि बहुत सारे दोस्त होंगे ऐसे जो कि पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे ही 360 डेज या 600 डेज में या बॉन्ड्स में पार्टिसिपेटेड होंगे, तो उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो जिस तरीके से उनको रिवार्ड मिल रहा था वो उसी तरीके से संचालित रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट आप स्टेकिंग भी कर सकते हैं पॉलीगॉन पे, नॉर्मल स्टेकिंग जिस तरीके से होती है। ये सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहेगा, लेकिन नए नए जो उत्पाद आएंगे या नए नए जो डेवलपमेंट्स आएंगे उसका फ़ायदा अनुबिस ब्लॉकचेन पे जो लोग होंगे उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से मिलेगा। ये चीज़ है। चलिए आगे चलते हैं। एक मैसेज जो आया हुआ था जिसमें कि बताया गया है कि सातोशी की खोज है ना, इन सर्च ऑफ सातोशी, समझते हैं इसमें इंटरेस्टिंग है ये। सातोशी क्या ओरिजिन प्रोटोकॉल है बिटकॉइन के मूल सिद्धांतों को फिर से जीवित करने का प्रयास कर रहा है, ये एक सवाल है। मतलब कि बहुत सारी एक्टिविटी जो हो रही हैं ओरिजिन में, वो आप समझ लीजिए कि मोर और लेस बिटकॉइन के जैसा ही हो रहा है। बताने की कोशिश ये मैसेज के थ्रू ये कर रहा है कि
आज का अधिकांश क्रिप्टो इंडस्ट्री, अभी जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है धीरे धीरे सेंट्रलाइज्ड हो रहा है, मतलब बहुत सारा कंट्रोल जो है उसमें वो जो क्रिएटर्स हैं वो अपने पास रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ओरिजिन बिटकॉइन की शुरुआती मूल सिद्धांत प्राइवेसी और डिसेंट्रलाइजेशन और फाइनेंशियल सोवरेनिटी को आगे बढ़ा रहा है, जबकि ओरिजिन जो है मूल रूप से बिल्कुल उसी तरीके से काम कर रहा है जिस तरीके से बिटकॉइन काम करता है और बिटकॉइन की जो आइडियोलॉजी है उसी को फॉलो कर रहा है। जबकि आज के समय में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे टोकन्स हैं। आप समझिए कि आप मान लीजिए कि मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं या टोकन्स हैं, वहां पे 100% लोग कहते हैं कि सेंट्रलाइज्ड है, बट वहां पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि क्रिएटर के कंट्रोल में होता है, बट यहाँ पे ये चीज़ें नहीं हैं, ऐसा ये मैसेज बता रहा है। संदेश क्या है? आज अधिकांश क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स और एक्सचेंजेस धीरे धीरे सेंट्रलाइज्ड हो रहे हैं। रेगुलेटरी कंप्लायंसेस बढ़ने के कारण ब्लॉकचेन की मुख्य भावना कमजोर पड़ रही है। ओरिजिन स्वयं को प्राइवेसी और डिसेंट्रलाइजेशन आधारित इकोसिस्टम के रूप में प्रस्तुत करता है। तो ये मैसेज में बता रहा है कि ओरिजिन बिल्कुल उसी तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड है जिस तरीके से बिटकॉइन है। बिटकॉइन की शुरुआत क्यों हुई थी? आइडियोलॉजी को मैच कर रहा है इस मैसेज के अनुसार में। तो उसका उद्देश्य केवल ट्रेडिंग या प्राइस ग्रोथ नहीं था। बिटकॉइन का मुख्य उद्देश्य सिर्फ ट्रेडिंग या ग्रोथ नहीं था। तो क्या उद्देश्य था? उसका उद्देश्य था लोगों को अपनी संपत्ति पर पूरा नियंत्रण देना। 2008 में आप लोगों को पता होगा जो क्रैश आया था जिसमें लेमन ब्रदर्स वगैरह बहुत सारे लोग हो गए, इनफैक्ट आइसलैंड हो गया, ग्रीस हो गया, इस तरीके की कंट्री में जो बैंक में लोगों के पैसे थे उस पर भी सरकार ने रोक लगा दिए थे। तो इन सभी चीज़ों को तो देखकर आपका बिटकॉइन का निर्माण हुआ था। तो लोगों की अपनी संपत्ति पर पूरा नियंत्रण वास्तविक रूप से होना चाहिए, फाइनेंशियल प्राइवेसी उपलब्ध कराना चाहिए, गवर्नमेंट या किसी सेंट्रल अथॉरिटी पर निर्भरता कम करना और इन्फ्लेशन से बचाव का विकल्प देना। तो ये उद्देश्य था बिटकॉइन लाने का, और उसी तरीके का वही उद्देश्य को आगे बढ़ा रहा है आपका ओरिजिन। अब विजन क्या था सतोशी नाकामोटो का? तो सतोशी नाकामोटो केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार, एक कॉन्सेप्ट के रूप में जाना जाता है। तो ये क्या है? यह विचार आधारित है किन पॉइंट्स पे? तो डिसेंट्रलाइजेशन पे, प्राइवेसी पे, ओपन ब्लॉकचेन पे, इम्यूटेबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जिसको चेंज नहीं किया जाए, फाइनेंशियल फ्रीडम और आर्थिक रूप से लोगों को मदद भी मिले, कमाई भी हो। तो टीम का कहना है कि वही सिद्धांत आज उनके इकोसिस्टम का आधार है। तो आपके ओरिजिन प्रोटोकॉल का कहना है कि वही आइडियोलॉजी को लेकर ओरिजिन आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें सिमिलर है, बिटकॉइन के जैसा ही है, बट बिटकॉइन को कहीं ना कहीं वो एक्चुअली क्या है, वहाँ पे स्टेबल कॉइन की वो नहीं थी, पॉसिबिलिटी नहीं थी। अब इस इकोसिस्टम में, जो अवेक इकोसिस्टम में है, क्या है कि एक स्टेप आगे आ गया, यहाँ स्टेबल कॉइन भी होगा ताकि आपके इकोसिस्टम को यूज़ आसानी से किया जा सके। और इकोसिस्टम में जब स्टेबल कॉइन होगा तो लेन देन करने के लिए आपको बहुत सरल तरीका मिल जाएगा। स्टेबल आ गया ना, स्टेबल ए की भूमिका। तो यहाँ पे स्टेबल ए की भूमिका ये बता रहा है कि स्टेबल ए है तो आप LGNS बर्न करेंगे तब आपको स्टेबल ए मिलेगा, उस चीज़ को रीइटरेट किया गया है। डिफ्लेशन मैकेनिज्म के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे ये चीज़ भी कर सकता है कि आपका प्राइस ज़्यादा कम नहीं हो और उसको डिफ्लेशन मैकेनिज्म भी लागू किया जा सकता है। धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है कि अभी के समय में ना जो प्राइस है LGNS का वो कम होने से एक चीज़ तो मुझे लग रहा है, क्योंकि अब इकोसिस्टम इटर्नल फेज में जाना चाह रहा है, और इटर्नल फेज में जब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे, RWA होगा या इस तरीके के प्रोजेक्ट, मेटावर्स आएगा, तो क्या होगा कि वहाँ पे आपको स्टेबल करेंसी की आवश्यकता होगी। और स्टेबल करेंसी के रूप में क्या है आपके पास में? ए। उसको भी डिसेंट्रलाइज बना रहा है ये, क्योंकि आप LGNS बर्न करते हैं और तब आपका ए बनता है, और LGNS डिसेंट्रलाइज्ड है। तो इसलिए ए बनाने के लिए अब LGNS का प्राइस ज़्यादा होगा तो आपका LGNS बनाने के लिए लोग झिझकेंगे। अब जब LGNS का प्राइस कम रहेगा तभी तो लोगों को लगेगा कि अरे LGNS का प्राइस भी $1 है और ए का भी प्राइस $1 का है, तो क्यों ना हम ए बना लें। तो ये स्पीड, गति बढ़ेगी। तो ये सब पीछे का लॉजिक है जो कि चल रही हैं चीज़ें, मुझे ऐसा दिख रहा है। आप लोग भी समझिए इसको, आप लोग भी अपने रिसर्च कीजिए और इन चीज़ों को पढ़िए। ओरिजिन संदेश क्या देना चाहता है कि प्राइवेसी आधारित फाइनेंशियल इकोसिस्टम बनाएगा, डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन तैयार कर रहा है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से गवर्नेंस करना है, सप्लाई रिडक्शन के द्वारा वैल्यू मॉडल मजबूत करना है। तो ये वही चीज़ों को बता रहा है, लेकिन इसमें सबसे मुख्य रूप से आपको ये समझने की कोशिश करनी है
कि बिटकॉइन की जो आइडियोलॉजी है उससे एक स्टेप आगे बढ़ गया है आपका इकोसिस्टम और आगे बढ़ रहा है, लेकिन उस आइडियोलॉजी को भूला नहीं है, बेस वही है, आधार वही है। तो ये सारे अपडेट्स थे, डिटेल्स थे, और कोई भी ऐसी घबराहट में डिसीजन नहीं लीजिए। कहीं पे भी कोई दिक्कत हो रहा है, आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो आप संपर्क कर सकते हैं मुझसे भी। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी मदद करूं। मेरे डिस्क्रिप्शन में, चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको व्हाट्सअप नंबर और मेरा ईमेल आईडी दिया है। कोशिश कीजिए कि आप मैसेज मेरे तक छोड़ दीजिए, मैं उस पर रिप्लाई करता हूं। कोशिश करता हूं कि इनफैक्ट कमेंट्स में भी बहुत सारे मैसेज आते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि सभी का रिप्लाई करूं। जितने अच्छे मैसेज आए हैं या जितने जैसे भी मैसेज आए हैं, मैं आप लोगों का फिर से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप लोगों के कारण ही मेरा प्रोत्साहन मिलता है मुझे और मैं मेहनत कर पाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का फिर से। चैनल के साथ बने रहें और अपडेट्स में कोशिश करूंगा आप लोगों को देते रहूं, और आसान तरीके से दूंगा, सरल तरीके से, जो कि आप सभी लोग समझ सकेंगे। कोई इसमें बहुत ज़्यादा पेचीदा नहीं रखूंगा मैं चीज़ों को। चलिए आगे चलते हैं, प्राइस की बात करते हैं। अभी ज़्यादा प्राइस नहीं देखना है, अभी सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है टेक्नोलॉजी पे और जो डेवलपमेंट्स आ रहे हैं उस पे। प्राइस मोर और लेस अभी ठीक है, 1.84 के आसपास बना हुआ है। लिक्विडिटी भी ठीक है, और एक बार देख लेते हैं वेल्स क्या कर रहे हैं। मैं थोड़ा थक गया हूं, इसलिए आज वीडियो क्लोज करूंगा। प्राइस आप लोगों को पता है, बट एक बार देख लेते हैं कि वेल्स क्या कर रहे हैं। हाँ, ये बात है कि 24 घंटे में 4.96, कल जो 13-14% की गिरावट थी वो थोड़ी कम हुई है, और 6 घंटे में 3% का ग्रोथ हुआ है। तो डेली ये चीज़ें दोपहर में दिख जाती है हम लोगों को, बट एक बार देख लेते हैं वेल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो वेल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो पुराने लोग निकल रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, ये प्रक्रिया चालू है। और ऐसी बात है कि आपके इकोसिस्टम में लोगों को विश्वास है, इसलिए लोग पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। बेचने वाले जिनके पास बहुत ज़्यादा टोकन है वो बेचते रहेंगे, और धीरे धीरे ये एक्टिविटी कम होगी, सेचुरेशन पे आएगा, क्योंकि अब फोकस भी हो रहा है अनुबिस पे, और अनुबिस पे ज़्यादातर लोग लंबे अवधि के लिए, ऐसे जो लोग हैं जिनको ट्रस्ट है वही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जब गतिविधि पॉलीगॉन से कम होगी तो ये एक्टिविटी भी कम हो जाएगी, और आने वाले समय में हम लोग पॉलीगॉन की चर्चा करेंगे और पॉलीगॉन के डेटा को और चार्ट को एनालाइज करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, एक बार हम लोग देख लेते हैं कि आपके GLGNS की क्या स्थिति बनी हुई है। तो GLGNS मैं लोड करता हूं डेटा। हाँ, GLGNS उस सपोर्ट जोन को, हाँ ये वाला सपोर्ट जोन टच नहीं किया था और रिवर्सल लिया है। हो सकता है कि ये फिर से इस वाले 91 वाले जोन पे आए और फिर से रिवर्सल ले, अगर इसको अप ट्रेंड में जाना है। बट ये ठीक है, कंसोलिडेशन जोन में है, जो कि निवेशक होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इस जोन में, जैसे ये इस लाइन से लेकर इस लाइन में 2 सपोर्ट जोन बनाया ना, 92,000 से 80,000, मतलब मोटा मोटी आप ये समझिए 80 से 90 के बीच में लोगों ने कंसोलिडेट किया, कुछ बाइंग की है। इसी का नतीजा है कि ये अभी 96,000 के आसपास चला गया है। तो लोग बाइंग किए थे यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे भी पार्टिसिपेट, आप देखिए होल्डर्स की संख्या 91,000 के आसपास है। तो ट्रेडिंग एक्टिविटी हो रही है यहाँ पे, और ये मजबूती के साथ टिका हुआ है। ये बहुत बढ़िया चीज़ है ये GLGNS। आप लोगों को तो GLGNS बाय मत कीजिए, बट आप जब पार्टिसिपेट करते हैं 360 डेज में, तो आपके पास में एयर ड्रॉप के रूप में मिलता ही है। तो मुख्य रूप से आप लोगों को टिके रहना है LGNS के साथ में। टिके रहना है नहीं, टिके रहना चाहिए, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। बट हाँ, ये है कि अगर LGNS आपके पास है, तब आप इकोसिस्टम के किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत सरल और बहुत मुख्य बात है। तो LGNS होल्ड है तो आपके पास सब कुछ है, आप इकोसिस्टम के मजबूती से मतलब क्या उसको कहते हैं, NFT भी आप अगर लेते हैं तो आपके पास में LGNS होना चाहिए। आपको कुछ भी चाहिए LGNS, क्योंकि प्रवेश द्वार पे जाने के लिए आपको एंट्री गेट पे LGNS की आवश्यकता होती है, और LGNS है तो आपके पास सब कुछ है। सो आज के लिए बस इतना ही। मैं थोड़ा थक गया हूँ, हो सकता है कुछ गलती होगी तो माफ़ कीजिएगा, बट कोशिश किया हूँ आप लोगों को बताने का। फिर भी कोई डाउट हो तो यू कैन रीच आउट टू मी, मैं कोशिश करूँगा आपको आंसर देने का, और घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बढ़िया चीज़ें हो रही हैं डेवलपमेंट के रूप में। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, कल फिर मिलता हूँ। थैंक यू।